अस्सलाम वालेकुम तलबा। तो हम कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से जो मुआशी इस्लाहात नाफज़ की गई 1971 से 1977 के दौरान, उनके तीन बड़े बुनियादी अहम निकात हम पढ़ चुके हैं। पहला ये था कि सनतों को कौमी तहवील में लेना, दूसरा था बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना, कौमी तहवील में लेना, और जो तीसरा और बड़ा ही अहम नुकता हमने पढ़ा वो आपकी तरफ से की जाने वाली लेबर इस्लाहात थी। आज जो उसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे और वो है ज़री इस्लाहात। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और उस वक्त के शुमार के मुताबिक कहा जाता था कि पाकिस्तान की 72% जो आबादी है वो ज़राअत से बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो उससे मुंसलिक है। लेकिन अब के शुमार जो है वो ये कहते हैं कि थोड़ा कम होकर 68% आबादी अब भी ज़राअत के साथ मुंसलिक है और 32% से ज़ायद आबादी जो है तकरीबन वो पाकिस्तान के दीगर मामलात हैं जिनमें सनतें हैं या मुलाजमतें हैं उनसे वाबस्ता है। तो इसका मतलब ये है कि अब भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। लेकिन उस दौर में ज़री इस्लाहात भी उतनी ही अहम थी जितना कि हम समझते हैं कि लेबर इस्लाहात। आज के इन निकात के जरिए से हम देखेंगे कि वो क्यों इतनी अहम थी। सबसे जो पहला नुकता हम यहाँ पर लिखा देखें वो है इनफरादी हद मुल्कियत। ये बहुत ही अहम बात थी। इससे पहले कोई कानून ऐसा नहीं था सरकारी तौर पर जो किसी भी शख्स पर इस तरह से लागू होता कि उसे पाबंद करता कि वो एक खास हद से ज़्यादा अपने पास ज़मीन नहीं रख सकता या उसकी मलकियत उसके पास नहीं हो सकती। अब उसका नतीजा यह था कि पाकिस्तान में जो जिस तरह से सरमायादाराना निज़ाम चल रहा था, हमारी मईशत पर गालिब था, उसी तरह से हमारे जो ज़राअत में भी जागीरदाराना निज़ाम था। यानी लोग जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें होती थीं और उसके मुकाबले में जो असल में काश्तकार या किसान थे वो महज मज़ारों की हैसियत में वहाँ पर उनके पास काम कर सकते होते थे। तो ये भी चूँकि जो नज़रिया बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी आपको बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो उस दौर में था वो सोशलिस्ट नज़रिया था और सोशलिज्म के तहत उस सोच के तहत वो समझते थे कि आवाम को के पास बुनियादी हकूक़ हैं और आवाम के पास ही ये मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर जितने भी वसाइल हैं उन पर आवाम का हक है। तो कोई ख़ास ख़ानदानों या ख़ास लोगों के पास इस तरह से बहुत ज़्यादा उनको अमीर होने का और बाकी लोगों को गरीब होने का जो ये निज़ाम है ये गलत है। इसलिए ज़राअत में जो इस्लाहात की उन्होंने इनफरादी हद मलकियत मुकर्रर की और उसमें क्या था कि ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी तक की गई। यानी वो इलाके जहाँ नहरी पानी से काश्त की जाती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 150 यानी 150 एकड़ ज़मीन किसी एक शख्स की मलकियत हो सकती है। और वो इलाके जहाँ पर उन्हें बारिश पर ज़्यादा वक्त अपनी काश्त के लिए, उसकी आपाशी के लिए, ज़मीन को सैराब करने के लिए ज़्यादा इंसार उन्हें बारिश पर करना पड़ता है, बारानी इलाके हैं, तो वहाँ पर वो 300 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़मीन रखने का उनके पास हक नहीं है। ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मज़ारीन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। ये बहुत बड़ा एक कदम था जो उस वक्त एक अवामी हुकूमत ने उठाया। मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। बहुत बड़ा एक कदम था जो अवाम की और ज़राअत से मुंसलिक लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया। दूसरा जो नुकता हम देखते हैं वो सरकारी मुलाजमीन के लिए, यानी ऐसे लोग जो सरकारी मुलाजमत करते हैं और मुलाजमत से रिटायर होने के बाद उनके पास जो अपनी ग्रेचुटी की मद में जो रकम होती है उससे वो जो ज़मीन खरीद सकते हैं उसके लिए भी एक हद उन्होंने मुकर्रर कर दी। वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्जा हो जाने की पॉलिसी बनाई गई। क्योंकि ये भी ख्याल किया जाता था कि मुलाजमत के दौरान बहुत से वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करके बहुत सी ज़मीनें उन्होंने
बनाई होती थी इख्तियारात का इस्तेमाल करके। तो इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी भी बनाई कि वो मुलाजमीन जो मुलाजमत के दौरान जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, ये रिटायरमेंट के 2 साल के अरसा के अंदर अंदर ज़मीन खरीदी है, अगर वो 100 एकड़ से ज़्यादा है तो वो उससे ज़ायद ज़मीन जो है उस पर हुकूमत का हक होगा, उस पर उस ज़मींदार का हक नहीं हो सकता। तो हम इस शिक का इतलाक फौजी अफसरान पर नहीं था। तालीमी इदारों में यानी कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्ररात से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। ऐसे बहुत से इदारे थे अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के दौरान में जो उन्होंने मिशनरी इदारे ख़ास तौर पर या अब भी पाकिस्तान में जो ट्रस्ट चलते हैं उनके पास ज़मीनें होती हैं और उन ज़मीनों से जो आमदनी हासिल होती है उससे वो तालीमी इदारा, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज या वो रिफाही इदारा काम करता है। इसलिए कि चूँकि उसका ताल्लुक भी अवाम की फलाह और बहबूद से होता है, इसलिए उन इदारों को ये इजाज़त दी गई अगर उनके पास इस इंफरादी हद से ज़्यादा भी मलकियत है तो उनसे ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। तमाम मालिया और आबियाना जिम्मेदार अदा करेंगे, मज़ारीन इस आबादी से मुस्तस्ना होंगे। अब इससे पहले क्या होता था कि यानी वो जो फसल होती है, फसल के बाद जो पैसे या जो हक है मज़ारीन का जो सारा साल उस पर मेहनत करते हैं, तो उनको ये कहा जाता था कि चूंकि इस फसल पर हमें इतना टैक्स दिया है, इस ज़मीन पर हमने, और ये जो पानी हम इसको लगाते हैं, सिराब करते हैं सरकारी पानी लेकर, नहरी पानी लेकर, उस नहरी पानी पे भी हमें चूंकि टैक्स देना पड़ता है। आबियाना से मुराद है पानी का महसूल, टैक्स जो आप पे करते हैं हुकूमत को, गवर्नमेंट को आप देते हैं जो टैक्स पानी हासिल करने के लिए, नहरी पानी लेने के लिए, अपनी ज़मीन को सैराब करने के लिए, वो आबियाना है। और जो मालिया है उससे मुराद क्या है, वो जो ज़मीन है उसका जो आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को हर साल, वो मालिया है। तो इस पर भी पहले मज़ारीन के को मिलने वाले पैसों में से काट लिए जाते थे पैसे, लेकिन अब पाबंद किया गया कि ये चीज़ों पर भी जो सिर्फ ज़िम्मेदार ने अपने पास जो आमदनी है उसमें से उसने ये अदा करना है, मज़ारीन इससे मुस्तस्ना होंगे। यानी ऐसे इलाके जहाँ पर गवर्नमेंट ने दे दी ज़मीनें मज़ारीन को, अब वो मज़ारीन उनके पास तो इतना पैसा नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से ये मैनेज कर रहे हैं कि जो ज़मीन उन्हें दी गई है उस पर वो काश्त कर रहे हैं, बीज लेते हैं, स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, तो उनके पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो, तो उनको वो जो ज़मीन पर या उस पानी जो उन्होंने उसको सैराब करने के लिए लिया होता है नहरी पानी, उस पर उन्हें किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, यानी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी उन पर इस टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। ये भी बड़ी आम बात है कि लोगों ने बहुत तरीके ढूंढे हुए थे कि ज़्यादा जो इनफरादी हद मलकियत है उससे वो ज़्यादा कैसे अपने पास रख लेते थे कि ये तो जी मेरे पास एक ये जो ज़मीन है ये तो मैंने अस्तबल के लिए रखी हुई है, इसका ज़राअत से ताल्लुक़ नहीं है, ये जी मैंने कैटल फार्म, मवेशी फार्म बनाया हुआ, या मैंने बहुत सी भैंसें और गायें और मैंने बकरियां रखी हैं ये इसलिए है, और इसी तरह यहाँ तो जी मैंने बागात उगाए हुए हैं इसलिए यहाँ ये इसका इतलाक उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह भी कहा गया है इस्लाहात में कि इसमें भी किसी को मुकर्रर हद से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम शिकारगाहें जैसा हमने देखा कि हुकूमत ने अपने मलकियत में ले ली, अलबत्ता जो तारीखी नौइयत की शिकारगाहें थीं उनको इससे मुस्तस्ना करार दिया गया, वो असासा होती हैं किसी भी रियासत का। मालिकान को यकतरफा तौर पर मज़ारीन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया। इससे पहले क्या होता था, जो मज़ारीन हैं जो वहाँ रह रहे हैं उन ज़मीनों पर और वहाँ की ज़मीनों को काश्त करते हैं, उनको जो मालिकान होते थे किसी वक्त भी वहाँ से उठा देते थे, बेदखल कर देते थे। अब उनसे यह हक भी छीन लिया गया। सिर्फ बटाई न देने वाले यानी जो उनका हक है, जो अपनी आमदनी में से हिस्सा उन्हें पे करना है, या मुसल्लमा शराइत यानी जो लाजमी ज़रूरी उनके साथ जो कंडीशंस तय हो चुकी हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले मज़ारीन को ही बेदखल किया जा सकेगा। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे कताब को इकट्ठा करने के लिए भी इज्तिमाई अराज़ी के नाम से एक नई स्कीम बनाई। अब क्या है कि चूँकि बहुत सी जगहों पे लोगों के पास से जो हासिल होने वाली ज़मीन है हुकूमत के पास, किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल दें कि हमारा इस इलाके में हमारे पड़ोस में किसी ने
اس کے پاس 150 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے تو اس کے پاس فار ایگزامپل 200 ایکڑ اگر زمین تھی مثال کے طور پر، تو اس میں سے 50 ایکڑ اس کو حکومت کو دینا پڑ گئی. اب اس نے 150 ایکڑ یہاں سے رکھ لی، لیکن حکومت کے پاس 50 ایکڑ یہاں سے آ گئی، 50 ایکڑ آرا والا میں ہے، 50 ایکڑ ساہیوال میں ہے، 50 ایکڑ ان کے پاس پاک پتن میں ہے، 50 ایکڑ وہاں ہے. حکومت کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے کتاب یا 50 ایکڑ نہ صحیح کہیں 1 ایکڑ ہے، کہیں 4 ایکڑ ہے، کہیں 6 ایکڑ ہے، کہیں 10 ایکڑ ہے، تو مختلف جگہوں پہ تھی. اب ان ساروں کو کسی ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے اجتماع اراضی کے نام سے ایک اسکیم بنائی گئی. یہاں پر اس کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر یہاں سے کسی اور اس کے قریب لگتے ہوئے کسی اور زمیندار کو اس کی فار ایگزامپل اس کی یہاں پر بھی زمین ہے اور اس کی آرگالہ میں بھی ہے، تو اس کو کہا گیا کہ آپ پاک پتن والی زمین آپ کی دوسری زمین کے ساتھ ملتی ہے، ہم سے آپ وہ زمین لے لیں اور اس کے بدلے میں آپ اپنی آرگالہ والی زمین چھوڑ دیں، تو سرکار کے پاس کسی ایک علاقے میں زیادہ اکٹھی زمین ہو جائے جہاں پہ وہ لوگوں کو چھوٹے کسانوں کو اور مزارعین کو وہ دے سکیں. پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. چونکہ اس وقت پاکستان میں روایتی طریقہ کاشت جاری تھے، اس میں کوئی مشینی طور پہ نہیں. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کٹائی کی فصل کی ہوتی ہے تو مشینیں آتی ہیں، ہارویسٹر آتے ہیں، تھریشرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی جب کاشت کیا جاتا ہے تو اس میں ٹریکٹر ہل چلاتے ہیں. لیکن پرانے دور میں یہ ہم بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کو پڑھ رہے ہیں تو یہ سن 1971 اور اس کے بعد کے ایام کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس دور میں بہت سی جگہوں پہ ابھی لوگوں کے پاس، عام چھوٹے کسانوں کے پاس جدید طریقہ کاشت نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بیلوں کی جوڑی لے کے اس سے ہل چلایا کرتے تھے، یا پھر لوگ اپنی درانتیوں سے فصلوں کی کٹائی کیا کرتے تھے. تو مشینی طریقہ کار ان کے پاس نہیں تھا، اور مشینی طریقہ کار اپنانے کے لیے پھر انہیں ایک تحریک چلائی گئی جسے تحریک امداد باہمی، کہ مل کے کسی کے پاس ٹریکٹر ہے تو وہ دوسروں کو آفر کرے گا ٹریکٹر کی خدمات، اور دوسروں کے پاس سے دیگر مشینیں تھریشر یا ہارویسٹر وغیرہ لے کر اس طرح سے کریں گے. اور امداد باہمی کی انجمنیں بنائی گئیں تاکہ وہ ایک بہت سارے چھوٹے کسان مل کر کوئی ایک انجمن بنا لیں، کوئی ایک ان کی تنظیم بن جائے، اور اس تنظیم کو حکومت کی طرف سے رقوم مختص کی گئی، حکومت اس کو سرمایہ دے گی تاکہ وہ تنظیم مشترکہ طور پہ وہ مشینیں خرید لے، جس سے اس تنظیم کے جتنے بھی ممبر، اس کے ارکان کسان ہیں، وہ اپنی اپنی زمینوں پر ان مشینوں کی مدد سے کام لے سکیں. اور آخری نقطہ ہمارا آج کا ہے کہ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے. یہ بھی بہت اہم بات تھی کہ بڑی آسان اقساط پر ان کو یہ قرض دیے جاتے تاکہ وہ خود اگر اپنے طور پر بھی وہ مشینری خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکیں. اور اس سارے کا نتیجہ کیا تھا کہ پاکستان میں زراعت کو بھی ترقی ہوئی اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہوتا چلا گیا. تو یہ تھا جو ہم نے آج تک بنیادی طور پہ 1971 سے لے کر 1977 کے دور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے طرف سے کی جانے والی معاشی اصلاحات. اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.